कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। आहान और इसका के जाने के बाद निर्मला जी भी चल पड़ी थी। वो घर में घुसी तो अभी भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। अंजेश जी पहले ही जा चुके थे। अभी तुम आज ही निक्की से बात करना और उसे जल्दी ही अपने पापा को भेजने को कहना। मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बहू घर में आएगी तभी बेटी को भी विदा कर पाऊंगी। अभी ने मुस्कुरा करके माँ को प्यार से देखा था। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब करके आपको फ़ोन करूँगा। अभी सुनना, एक बात कहनी है तुमसे। वो कुछ सोचते हुए रुकी थी। हाँ माँ, बोलिए ना। बेटा, तू तो रोमेश के बारे में जानता है ना, उससे मत मिला कर। कुछ साल बाद ईसा की शादी कर लेंगे, तब तुम्हारी दोस्ती में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अभी उसे अपने घर आने या मेल जोल बढ़ाने की कोशिश मत कर। कितनी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है। अंतिम बात वो बेहद धीरे से बोली थी। माँ, मैं तो उससे 2 सालों से नहीं मिला हूँ। आपको किसने कहा कि मैं उससे मिलता हूँ या दोस्ती बढ़ाता हूँ? वो चकित रह गया था। निर्मला जी ने कल की हुई पूरी बात बताई थी। अभी भी बहुत परेशान हो गया। उसका तो कॉलेज के बाद उससे मिलना जुलना कभी कभार होता था, पर कृष्णा कॉलोनी में आ करके तो बिल्कुल ही कम हो गया था। पिछले 2 सालों से उसे रोमेश को नहीं देखा था, पर माँ की बातों से अभी समझ गया था कि वो आज भी उसकी बहन पर नज़र रखता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे वो जब मिलेगा तो उसे घर आने से मना कर दूंगा। अगर फिर भी आए तो उसे घर के अंदर आने मत दीजिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, निर्मला बोली। वो भी गुमसुम सा दरवाज़ा खोल करके निकल गया था। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि मेरा अभी उस रोमेश से नहीं मिलता। अब तू अपना दिमाग चलाना बंद कर और जा करके काम देख। मैं अपना पसंदीदा धारावाहिक देख लेती हूँ, तब स्नान करके पूजा पाठ करूँगी, सुजीता जी ने पीछे से आ करके कहा था। निर्मला हाँ में गर्दन हिला करके किचन की तरफ चल दी थी। इसका जब क्लास में पहुंची तो प्रदीप सर आ चुके थे। वो डरते डरते अपना असाइनमेंट ले करके पहुंची तो सर ने उसे गुस्से भरे नज़रों से घूरा था। सर, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। वो थोड़ी देर, तुम तो अक्सर लेट आती ही रहती हो, पर आज तो टाइम पर आती। आज तुम्हारे असाइनमेंट को हमारे कॉलेज से सेलेक्ट किया गया था। तुम्हारे लेट होने के कारण मुझे रूबी के असाइनमेंट को फाइनल करके प्रिंसिपल सर को देना पड़ा। तुम्हें पता था ना कि ये असाइनमेंट कितना इम्पोर्टेंट था और सही टाइम पर जमा करना भी ज़रूरी था, पर नहीं, तुम्हें तो हर रोज़ बहाना बनाना होता है। खैर छोड़ो, अपना असाइनमेंट वापस ले जाओ और अब इस प्रोजेक्ट से तुम बाहर हो गई हो। अगली बार से कोशिश करना कि तुम्हारे लेट होने के कारण इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ना छोड़ना पड़े। जाओ, जा करके बैठ जाओ। वो डबडबाई आंखों से अपनी सीट पर आ करके बैठ गई थी। उसके बगल वाले सीट पर बैठी रूबी ने उसे जीत भरी नज़रों से देखा था और मुस्कुरा दी थी। इसका जब से इस कॉलेज में आई थी हर काम में आगे रहती थी। उसने 12वीं में पूरे ज़िले में टॉप किया था और अभी फर्स्ट ईयर में भी पूरे कॉलेज में सबसे अधिक नंबर लाई थी। रूबी भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, पर वो इसका से हमेशा पीछे रह जाती थी। पर आज उसे इसका ने खुद मौका दे दिया था। लाओ अपना असाइनमेंट दो मुझे। मुझे पता है तुम्हारे असाइनमेंट बेस्ट होते हैं, इसे मैं अपने पास ही जमा रखूंगी। प्रदीप सर ने जाते जाते उससे असाइनमेंट ले लिया था। इसका को कुछ राहत मिली थी, पर रूबी की आंखें जल उठी थी। ये सर भी ना जाने खुद को और अपनी इस चमची को कितना जीनियस समझते हैं। इस इसका की सारी हेकड़ी तो उस आहान के जाने के बाद निकाल दूंगी मैं। वो गुस्से से अपने बगल में बैठी निशा को बोली थी। अरे यार, जाने देना तू। तू तो ये सोच करके खुश हो कि कल तुम्हारे असाइनमेंट की धूम पूरे कॉलेज में मचने वाली है। देख उसका चेहरा कैसा रोने जैसा हो गया है। उसने रूबी का हाथ थपकाते हुए कहा था। वो भी इसका को देख करके कुटिलता से मुस्कुरा दी थी। अरे अब चुप ना करो,
आहान उसके आंसू साफ करके परेशान हो गया था। आहान, आज पहली बार मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हें पता है इस असाइनमेंट को मैंने 1:30 बजे रात तक बैठ करके लिखा था और सर ने कितनी आसानी से मुझे वो रोने लगी थी फिर से। ईशु चुप हो जाओ यार, सब हमें ही देख रहे हैं। मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की थी, पर रूल तो रूल होता है ना। पर एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसे असाइनमेंट रूबी का नहीं होगा। प्यार से समझाते हुए वो उठा और एक पैकेट में समोसा पैक करा करके ले आया था। चलो यहाँ से, आज हम किसी पार्क में बैठ करके खाएंगे। उसका हाथ थामे वो ग्राउंड की तरफ बढ़ गया था जहाँ उसकी बाइक रखी थी। उस दिन इसका बहुत दुखी थी और लंच टाइम में आहान के सामने फूट फूट करके रो पड़ी थी। आहान से उसे रोते देखता बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ऊपर से सारे स्टूडेंट की मजाक उड़ाती नज़र भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। रूबी और निशा ने कुछ ही मिनटों में पूरे कॉलेज में इसका के असाइनमेंट नहीं चुने जाने की बात सबको बता दी थी। अभी वो दोनों कॉलेज से कुछ दूरी पर ध्रुव उद्यान में बैठे थे। तो अब खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने समोसे का पैकेट खोल करके उसके सामने रखा था। आज दिल नहीं करता है आहान, मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो प्लीज़। उसने मुंह फेरा था। मेरी ईशु समोसा के लिए मना कर रही है। उसने आंख फैलाया था। हे भगवान, आज सूरज किधर से उगा है। सब ने तो मेरा मजाक बनाया ही, अब तुम भी बना लो। बेहद मायूस हो करके वो बोली थी। यीशु यार, अब बस भी करो। जब हमारी गलती हो तो अपनी हार बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसी कई मौके आएंगे जब तुम खुद को सही साबित कर सकती हो, पर इस तरह बात बात पर रोने से बस मजाक की पात्र बन करके रह जाओगी। एक हाथ से ईसा का हाथ थामे वो समझाने लगा था। बस बस, एक प्रदीप सर काफ़ी हैं मुझे लेक्चर देने के लिए। अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। मुझे नहीं खाना तुम्हारे समोसे, घर जाना है मुझे। उसका हाथ छुड़ा करके वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। देखो यीशु, अपने आंसू को अपनी हार के लिए मत बहाओ। बस आज तुम ये निश्चय कर लो कि ऐसी गलती वापस नहीं होने दोगी। 4 महीने बाद से तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। फिर तुम्हें कौन इतने प्यार से समझाएगा, कौन तुम्हारे लिए समोसा लेकर के आएगा। सोचो तो। उसने वापस उसका हाथ पकड़ करके बैठाया था। चलो अब खाना शुरू करो। आज चाय तो नहीं मिलेगी, इसलिए मैं भी समोसा खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। आज से रोना भी छोड़ दूंगी और अपनी हर गलती को सुधारूंगी। पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। इसका कुछ देर चुप रही, फिर सोच करके बोली थी। क्या? जब तुम कॉलेज से निकल जाओगे और जब तक तुम जॉब ढूंढोगे, तब तक रोज़ मुझे कॉलेज से वापस लेने आओगे और इसी पार्क में बैठ करके कभी कभी समोसा खिलाओगे। उसने हाथ आगे बढ़ा करके वादा मांगा था। आहान हंस दिया था। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं वादा करता हूँ यीशु कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है, तुम्हें रोज़ कॉलेज ले जाऊँगा और लाऊँगा भी, साथ ही समोसे भी खिलाऊँगा। और जब जॉब मिल जाएगी तो भी टाइम निकाल करके तुम्हें समोसे खिलाने आऊँगा। अब तो खुश? उसके हाथ पर अपना हाथ रख करके वो बोला था। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। चलो समोसे खाते हैं वरना ठंडे हो जाएंगे। वो जल्दी ही मुस्कुरा करके बोली थी। आहान ने लंबी सांस ले करके समोसे का पैकेट उठा लिया था। तुम्हारी यही मासूम बातें तो मेरी दुनिया को जगमगा देती हैं यीशु। तुम मेरे लिए क्या हो ये बता नहीं सकता, मन में सोचता वो बोला। यीशु, सबसे लड़ना झगड़ना, पर प्लीज़ मुझसे कभी नाराज़ मत होना। हाँ ठीक है, नहीं होऊंगी नाराज़, पर अपने वादे से पलटना मत, वरना बहुत मारूंगी। उसने मुक्का बना करके दिखाया था और जल्दी जल्दी समोसे खाने लगी थी। बाबा रे, मुझे मार नहीं खानी है, मैं अपना वादा पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। वैसे यीशु, आज क्यों लेट हुआ था? क्या तुम लेट सो करके उठी थी? वो डरने की एक्टिंग करता हंस करके बोला था। अरे नहीं आहान, क्या बताऊं, भैया की जासूसी करने में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। बेहद अफसोस से बोली थी वो।
पर तुरंत ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। पर तुम्हें पता है, भैया की चोरी पकड़ने से उनकी और निक्की भाभी के बारे में घर में सबको पता चल गया और अब पापा ने निक्की भाभी के पापा को हमारे घर रिश्ते की बात करने के लिए कहा है। मैं बहुत खुश हूँ आहान, मेरे भैया की शादी होगी। मैं तो उनसे खूब शॉपिंग कराऊंगी, अपने लिए पर्पल कलर का लहंगा खरीदूंगी, फिर मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के ढेर सारे सामान। उसकी बकबक को आहान बेहद दिलचस्पी से सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। जितना कम बोलता था इसका उतना ही ज़्यादा बोलती थी, फिर भी उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। ये देखो, ये मेरे पास कितने रुपए हैं। उसने अपने बैग से अभी के पर्स से छीने रुपए दिखाए थे। ये सारे रुपए मैंने भैया से झपटे हैं। ईशु, इतना पैसा क्या करोगी? ये गलत बात है ना। तुम्हें भैया से पैसे छीनने नहीं चाहिए थे। तुम्हें पता है ये सारे रुपयों मैं माँ को दे देती हूँ और माँ उसे वापस भैया को दे देती हैं। बस मैंने छीन करके उन्हें मज़ा चखाया था। इतने रुपयों में से मैं मात्र 100 रुपये लूँगी, उसने हंस करके कहा था। आहान भी हंस दिया था। बुद्धू, इतने पैसे ले करके मैं क्या करूँगी? मुझे जो चाहिए होता है वो तो भैया और पापा बिना मांगे ला करके दे देते हैं। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। हालांकि उन दोनों की ये गहरी दोस्ती पिछले 1.5 सालों से ही हुई थी, पर जान पहचान तो पिछले 7 सालों से थे, जब 7 साल पहले अंजेश जी कृष्णा कॉलोनी के इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। आहान की फैमिली भी कुछ महीने पहले वहां सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। रोमेश के कारण वो यहां आ करके बसे थे, इसलिए इन लोगों ने अपने सामने वाले परिवार से बस कभी कभार की बातचीत रखी थी। पर आहान के पापा नागेश मिश्रा जी और माँ सोनी देवी बेहद शांत स्वभाव के थे। वो लोग खुद ही कभी कभी उनके घर आते थे। आहान की छोटी बहन मिताली भी बहुत खुशमिजाज और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो इसका से जूनियर थी और उससे पढ़ाई में मदद लेने आती थी। इसका ने कभी खुल करके आहान से बात नहीं किया था, पर उसे छुप करके हमेशा देखा करती थी। उसके दिल में धीरे धीरे आहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। इस तरह उन दोनों के 7 सालों से हल्की सी बातचीत अब गहरी दोस्ती का रूप ले चुकी थी। जब 12वीं के बाद इसका का एडमिशन जेडीएन कॉलेज में हुआ था, तब अंजेश जी स्वयं आहान के घर जा करके नागेश जी और सोनी से बात करके इसका को आहान के साथ भेजने की बात किए थे। उन दोनों को कोई ऐतराज़ नहीं था। इसका और मिताली की खूब जमती थी। वो लोग इसका के स्वभाव से पूरी तरह से परिचित थे, तो किसी दिक्कत की बात नहीं थी। और इस तरह से पिछले साल से ही इसका आहान के साथ कॉलेज आने जाने लगी थी। अंजेश जी हर सप्ताह जिद करके आहान को 1000 रुपये थमा दिया करते थे, जो इसका के खाने और बाइक के पेट्रोल के लिए होते थे, जो उसे लेना अच्छा नहीं लगता था। अब तो ये आलम था कि अगर कभी आहान की तबीयत खराब होती तो इसका भी कॉलेज नहीं जाती, और अगर जाना ज़रूरी होता तो आहान को ही उसे छोड़ने और ले जाने पड़ता था। दोनों परिवारों को उन दोनों की गहरी दोस्ती की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो लोग बहुत कम ही एक दूसरे के घर जाते थे। पर इसका ने आहान में अपना जीवन साथी देखना शुरू कर दिया था। उधर आहान के दिल में भी इसका की सादगी घर कर गई थी और वो भी मन ही मन उसे चाहने लगा था। पर दोनों ही अपनी अपनी बात दिलों में दबाए हुए थे। चलो यीशु, अब घर चलते हैं। तुम्हारा गुस्सा तो शांत हो गया ना? वो हंसा था। इसका भी जोर से हंस दी और उसका हाथ पकड़ करके पार्क से निकलने लगी। बेहद गुस्से में घर में घुसा था। अपने कमरे में आ करके फूलों का गुलदान दीवार पर मार करके कुछ दूसरा सामान फेंकने के लिए ढूंढ रहा था। अरे रोमेश, क्या हुआ तुझे? ये गुलदस्ता क्यों तोड़ दिया? ये तो तुम खुद अपनी पसंद से लाए थे ना? श्यामा छनाक की आवाज़ पर दौड़ती उसके कमरे में आई थी। अरे बोल ना। और ये तेरे हाथों में क्या हुआ है? उसके उंगलियों पर गहरी चोट लगी थी, जिससे खून रिस रहा था। वो दौड़ करके बाहर गई और कुछ ही देर में रुई डेटॉल ले करके आई थी। माँ, मेरी बात मान लो ना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वो जब उस लड़के के साथ गाड़ी पर बैठती है तो मेरा कलेजा कटने लगता है। तुम और पापा अंजेश अंकल से मेरी और ईशा की शादी की बात करो ना, प्लीज़ माँ, मेरी बात मान लो ना।
श्यामा ने डेटॉल रुई से उसकी उंगलियों को साफ किया और उठ करके बाहर जाने लगी, पर उसने माँ का हाथ पकड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहा था, देखो रोमेश, तुम जो बोल रहे हो वो असंभव है। वो लोग अपनी इकलौती बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे। तुमने हमारे अच्छे रिश्ते को पहले ही अपने गलत हरकतों से खराब कर रखा है। अब तेरी बात मान करके उनके आगे कैसे चली जाऊं? वो ठंडे स्वर में बोली थी। फिर कुछ पल उसके उदास चेहरे को देखते हुए और बोली, देख बेटा, तू जितनी जल्दी हो इसका को भूल जा और उस पर नज़र रखना छोड़ दे। इसमें सबकी भलाई है। तुम्हारी हरकतों का पता सबको चले और हमारी बदनामी हो, इससे पहले सुधर जा। श्यामा चली गई थी और रोमेश बिस्तर पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसे याद आ रहा था जब उसने इसका और आहान को एक साथ जाते देखा था। उसका दिल चाहा कि वो उनके पास जाए और आहान को दो चार थप्पड़ खींच करके दे, उसे इसका से दूर रहने को बोले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। बस उसे जाते देखता रहा और उसने अपने हाथों में पकड़ी शीशे वाली चाय की गिलास चूर चूर कर दी थी, जिससे उसकी उंगलियां घायल हो गई थी। लो चाय पी लो और ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचो बेटा। तू बस उसे भूल जा। मैं तेरे लिए चांद सी सूरत वाली दुल्हन लेकर के आऊँगी। श्यामा वापस आई थी। टेबल पर ट्रे रख करके वो प्यार से समझाने लगी थी, काश वो दिन वापस आता जब तुम मेरी दुल्हन बनने वाली थी। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी हो करके मुझसे दूर हो जाओगी तो मैं उसी दिन दादाजी से कह करके ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा लेता। श्यामा ने काफ़ी देर तक उसे समझाया था, पर अपनी माँ की कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं समा सकी थी। वो चाय पी करके ठंडे दिमाग से सोचने लगा था, पर उसकी सोच इसका को भूलने की नहीं, पुराने दिनों को याद करने में लग गई थी। 11 साल पहले इसका 10 साल की थी और रोमेश 17 साल का था। रोमेश की बुआ की शादी थी जिसमें इसका ने लाल लहंगा पहना था। ये गोल मटोल सी थी, उस खूबसूरत लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थी। रोमेश के दादाजी और इसका के दादाजी ने अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए उन दोनों की शादी की बात तय कर दी थी। ये रोमेश इधर आ बेटा, इसका के दादाजी ने उसे इसका के साथ खेलते हुए बुलाया था। इससे शादी करेगा? वो हंस करके रोमेश को बोले थे। वो तो खुशी से तुरंत हाँ में सर हिला दिया था। तो फिर चल, आज तेरी बुआ की शादी के बाद तेरी और इसका की शादी करा देते हैं। ये छोटी सी लाल परी तेरी दुल्हन बन जाएगी। ये तुझे पसंद तो है ना? रोमेश के दादाजी हंस करके पूछे थे। जवाब में वो खुशी से उछलने लगा था। किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही रोमेश की नज़र इसका के प्रति पहले ही बदल गई थी। उसने बचपन से ही इसका को अपने सामने बड़ा होते देखा था। उसे वो बेहद अच्छी लगती थी। ऊपर से अपने दादाजी की बात सुन करके उसके मन में इसका के लिए प्रेम जगने लगा था। उन दोनों के परिवारों में बेहद दोस्ती थी। रोमेश के दादाजी और इसका के दादाजी एक साथ मिलिट्री में काम कर चुके थे और संयोग से दोनों आज़ाद कॉलोनी में अगल बगल भाड़े पर रहते थे। जब वो दोनों काम से रिटायर्ड हुए तो घर पर उनकी खूब जमने लगी थी। दोनों घर में छोटी छोटी बातों में भी खाने पीने के लिए सबको बुलाया जाता था। कुछ अच्छा खाना बनता तो सबसे पहले एक दूसरे के घर भेजा जाता था। अपने पति की दोस्ती से उनकी पत्नियां भी अच्छी सहेलियां बन गई थी। बाद में उनकी बहुएं आईं तो वो दोनों भी खूब घुल मिल गई थी। जब अंजेश जी को उनके पिता ने रोमेश और इसका की शादी की बात बताई तो वो आश्चर्य से भर उठे और पहली बार उन्होंने अपने पिता को इस बात के लिए मना कर दिया था। देखो बेटा, रोमेश अच्छा लड़का है और हमारा जाना पहचाना है। तुम्हारी बेटी को ये लोग बहुत खुश रखेंगे। हम अभी बस मंगनी की रस्म कर लेते हैं और ईसा के बड़ी होने पर शादी करेंगे। पिताजी, वो ज़माना गया कि माँ बाप अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों की शादी कर देते थे और बच्चे मान भी लेते थे। मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी अभी ईसा की उम्र पढ़ने लिखने की है। उसे इन सब बातों में डालना, मैं उसके दिमाग को गलत दिशा में नहीं मोड़ सकता। आप प्लीज़ बच्चों को अपना बचपना जीने दीजिए। शादी ब्याह के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अंजेश बोल करके अपने कमरे में निकल गया था। अंजेश जी ने अपने पिताजी की बात को सीरियस नहीं लिया था और उन्हें
ईसा के बड़ी होने के बाद शादी की बात सोचने को कह दिया था। वो भी मान गए थे। उन्होंने अपने मित्र से क्षमा मांग ली थी और इसका के बड़ी होने पर रोमेश से शादी कराने का वादा कर लिया था। इतनी बड़ी बात एक दिन में ही तय हो करके समाप्त भी हो गई। सब ने उन दोनों की शादी का फैसला वक्त के लिए छोड़ दिया था। वो लोग तो बहुत सालों के लिए इस बात को भूलने वाले थे, पर रोमेश के सीने में इसका का एक तरफा प्यार जुनून बन करके सवार हो गया। इसका तो 10 साल की बच्ची थी। वो ये शादी ब्याह सब कुछ नहीं समझती थी, पर रोमेश तो बड़ा हो गया था। उसने उसी दिन से उसे अपने छुप छुप करके बचाए पैसों से खूब सारा चॉकलेट और गिफ्ट देना शुरू कर दिया था। भोली इसका चॉकलेट ले लेती और गिफ्ट के लिए मना कर देती। वो उसके साथ कभी कभार कैरम लूडो वगैरह खेल भी लिया करती थी। रोमेश बेहद खुश थी और उसकी खुशियों को जल्दी ही नज़र लगने वाली थी। अंजेश जी के पिताजी ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह सके और 3 साल में ही स्वर्गवासी हो गए। उनके पीछे ही उनके दोस्त और उनकी पत्नी भी कुछ महीनों में चल बसे। उस दिन निर्मला अपने ससुर के तीसरे साल के श्राद्ध कर्म के पूजन में लगी थी। उसे किसी सामान की ज़रूरत थी तो वो अभी को ढूंढती रोमेश के कमरे में चली गई थी। वो दोनों एक क्लास में ही पढ़ते थे और अक्सर साथ ही रहा करते थे। इसका एक बार बोलो ना प्लीज़, बस एक बार देखो, मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलना है। आई लव यू प्लीज़, अब तुम भी बोलो। रोमेश ने ईसा की बाजू पकड़ रखी थी और उससे खुशामद कर रहा था कि वो भी बोले। 13 साल की हो चुकी इसका अपने बाजू को उससे छुड़ाती भागने की कोशिश में थी। देखो इसका, आज अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हें अपने कमरे में ही बंद कर दूंगा और सबसे कह दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए यहाँ आई थी। अब रोमेश उसे धमकाने लगा था। निर्मला के पीछे श्यामा भी रोमेश को ढूंढते हुए उसके कमरे तक आई थी। उसने भी रोमेश को ये नया डरावना रूप देखा था और गुस्से से निर्मला से पहले कमरे में घुसी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस बच्ची को ऐसा बोलने पर मजबूर करो। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम नालायक हो चुके हो। इतनी बड़ी गलती करते समय तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। नालायक गध है। अपनी चप्पल उतार करके उसने रोमेश को मारना शुरू कर दिया। इसका माँ को देख करके उसकी बाहों में समा करके रोने लगी थी। निर्मला जी को तो शौक लग गया था। उसने रोमेश या श्यामा को एक शब्द भी नहीं कहा और ईसा का हाथ पकड़ करके अपने घर ले आई थी। सास की पूजा समाप्त होते ही उसने अंजेश जी से उस कॉलोनी से बाहर घर लेने को कह दिया और अपने सामान भी समेटना शुरू कर दिया। श्यामा ने अपने पति को पूरी बात बताई और निर्मला के पास रोमेश को माफ़ी मांगने पकड़ करके ले आई थी। अंजेश जी ने जब सच जाना तो बेहद गुस्से में आ गए। सुजीता जी और अभिषेक भी गुस्से में आ गए थे। रोमेश अभी का क्लास फ्रेंड था, पर अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की बात सुन करके वो रोमेश को मारने दौड़ा था। अंजेश जी ने अभी को रोका और गौतम जी से हाथ जोड़ करके उन सबको अपने घर आने से मना कर दिया। दूसरे दिन ही अंजेश जी एक फ्लैट ढूंढने लगे थे जो कृष्णा कॉलोनी में मिली थी। नए बनने वाले इस कॉलोनी में अभी घर सस्ते दामों में बिक रहा था। उन्होंने कुछ पैसों का इंतजाम किया और कुछ लोन ले करके घर खरीद लिया। अगले साल जनवरी में वो लोग इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। उनके आते समय श्यामा और गौतम जी हाथ जोड़ करके उन सब से माफ़ी मांग रहे थे। अंजेश जी ने गौतम जी का दिल से माफ़ कर दिया और वो लोग अपने नए बसेरे में आकर के बस गए। इसका बहुत दिनों तक रोमेश के नाम से डरती रही। उसने बताया कि कुछ दिनों से रोमेश उसे ऐसे ही कहीं अकेले में पकड़ करके अपनी बात मनवाने की जिद करता था, पर उस दिन जो उसने धमकी दी थी उससे इसका बेहद डर गई थी। उसके डर को ख़त्म करने के लिए पूरे परिवार ने उसे प्यार से समझाया और उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिया। अब सब उसकी छोटी छोटी बातों को भी सुनने लगे थे और उसका बेहद ख्याल रखते थे। बीतते समय के साथ इसका रोमेश को भूलने लगी थी और खुद को अपने पढ़ाई में व्यस्त कर लिया था। अपनों का साथ पा करके अब वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुकी थी और रोमेश को एक दुखद घटना समझ करके भूल चुकी थी। यही कारण था कि अंजेश जी के परिवार ने आहान के सरल स्वभाव को देख करके भी उसकी फैमिली से
बस काम चलाऊं रिश्ता रखता था। पर रोमेश जो कि कभी उसे भूल ही नहीं पाया, उसने उस दिन भले सबसे रो रो करके माफ़ी मांगी थी, पर उसके दिल में बसा इसका क्या प्यार दिनों दिन गहरा होता चला गया था। उसने अभी से कॉलेज में माफ़ी मांग ली और उससे आगे कभी ऐसा नहीं करने का वादा किया। उसने अपने पढ़ाई से ज़्यादा संगीत पर ध्यान दिया और एक बड़ा सिंगर बन करके इसका को अपना बनाने का ख्वाब देखने लगा। 2 दिन बीत चले थे। इन 2 दिनों में आहान और इसका अपने रूटीन के अनुसार ही कॉलेज आ जा रहे थे। आज जब इसका क्लास में पहुंची तो उसके साइड वाले सीट पर बैठी रूबी के साथ निशा ने भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। वो कुछ हैरत में पड़ करके प्रदीप सर की तरफ देखने लगी, जो उसे मुस्कुरा करके देख रहे थे। आज तुम फिर लेट हो ना इसका, पर कोई बात नहीं, यहाँ आओ। जी जी सर। ओ आज फिर ट्रैफिक जाम के? इट्स ओके, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे सुनो। उसे रोकते हुए वो बोले तो वो चुप हो करके उन्हें देखने लगी। रूबी के असाइनमेंट को मेडिकल कॉलेज में रिजेक्ट कर दिया गया। कॉलेज के हेड इंचार्ज ने इसके थीसिस को देख करके बहुत ही मायूसी दिखाई थी। उन्हें पहली बार की तरह तुम्हारा लिखा असाइनमेंट चाहिए था। मैंने अपने प्रिंसिपल से सलाह ले करके तुम्हारे असाइनमेंट को उन्हें सौंप दिया और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद हम सबको थी। तुम्हारे असाइनमेंट के सारे स्टूडेंटों ने बेहद पसंद किया और मेडिकल कॉलेज के हेड इंचार्ज ने तुम्हें फर्स्ट पोजीशन देते हुए कल इनाम देने के लिए बुलाया है। आप सच कह रहे हैं सर? वो तो खुशी से बोल नहीं पा रही थी। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कल तुम्हें प्रिंसिपल सर के साथ मेडिकल कॉलेज जाना है। तुम अपने साथ अपने पापा को भी ले जाना। वो मुस्कुरा करके बोले थे। थैंक यू सर। मेरे लेट होने के बावजूद आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपकी बेहद आभारी हूँ। उसने झुक करके सर के पैर छू लिए थे। सर ये ज़्यादा है। मेरे असाइनमेंट को रिजेक्ट करने में ज़रूर आपकी कोई। रूबी गुस्से में तमतमाते हुए कुछ गलत बोलने जा रही थी, पर निशा ने उसे रोक लिया था। सर ये थोड़ी दुखी है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। एनीवे कांग्रेचुलेसन इसका, तुमने हमारे कॉलेज का एक बार फिर से मान बढ़ाया है। वो हंस करके बोली थी। अपनी दोस्त से कुछ सीखो रूबी, इस तरह से गुस्से से काम नहीं होता है। अगर तुम्हारे थीसिस अच्छे होते तो कम से कम सेकंड पोजीशन पर भी आते ही और हमें इसका के असाइनमेंट नहीं देने होते, पर तुमने मात्र इसे नीचा दिखाने की चाह में अपने असाइनमेंट बनाए थे, जिसका परिणाम तुम्हारे लिखे थीसिस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब बात कॉलेज के मान सम्मान की आ गई तो मुझे इसका के असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ा। प्रदीप सर ने जलती नज़रों से रूबी को घूरते हुए कहा था। आगे से कोशिश करना कि किसी भी काम को जलन की चाह में मत करो, उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होते हैं। उसी समय क्लास खत्म होने की बेल बजने लगी थी। सारे स्टूडेंट हल्ला करते हुए इसका के पास जा करके कांग्रेचुलेसन करने लगे थे। प्रदीप सर अपनी किताब उठा करके बाहर निकल गए थे। तुम क्यों खड़ी हो, जाओ उसके पास जा करके जश्न मनाओ, वो जोर से चिल्ला करके निशा से बोली थी। यार तू मुझे समझने की कोशिश तो कर, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तू कुछ भी बकने लगती और इसके परिणाम में तुझे सर क्लास से बाहर ही नहीं करते, प्रिंसिपल सर से भी शिकायत कर देते। फिर सोच तेरी कितनी बेइज्जती होती। मैंने यही सोच करके तुझे रोका और मुझे मजबूरी में उसे कांग्रेचुलेसन करना पड़ा। उसने धीरे से रूबी से कहा और उसका हाथ थामे बाहर निकल। इसका ने बाहर आ करके आहान को सारी बात बताई। अपने जीत की खुशी में उससे पार्टी मांगी। वो दोनों वापसी में मयूरा रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ पर पिज्ज़ा पार्टी का लुत्फ़ उठाने के बाद इसका ने आइसक्रीम खाने की जिद कर दी। अब चलो ना यीशु, कितना देर करोगी? चाची को टेंशन होने लगेगी। नहीं होगी, मैंने माँ को मैसेज कर दिया है, आराम से बोलती वो अपनी वनीला आइसक्रीम को धीरे धीरे खाने में लग रही थी। आहान ने उसकी बचकानी हरकतों को ध्यान से देखा था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह से लग रही थी। पता है आहान, आज निशा को मजबूरी में मुझे कांग्रेचुलेसन करना पड़ा। प्रदीप सर रूबी पर बहुत गुस्सा हो गए थे। उसे दुख हुआ होगा ना, इसलिए वो ऐसा
की होगी, तुम्हें उन दोनों की बातों को बिल्कुल सोचना नहीं है। हाँ, तुम्हारे समझाने के बाद अब मैं उनकी बातें दिल पर नहीं लेती। वो मुस्कुरा करके बोली थी। आहान भी अपनी आइसक्रीम खाने लगा था। दूसरे दिन अंजेश जी भी उसके साथ मेडिकल कॉलेज आए हुए थे। वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में सारी अरेंजमेंट की गई थी। कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। वो भी अपने प्रिंसिपल और पापा के साथ बैठी आहान को बेहद मिस कर रही थी। सबसे पहले नंबर पर जब उसे पुकारा गया तो वो पापा के गले लग गई थी। उसने प्रिंसिपल सर के पैर छूते हुए कांपते कदमों से मंच की तरफ बढ़ चली थी। इसका सिन्हा, तुम्हारे थीसिस बेहद कमाल के हैं। पिछली बार भी तुमने नए अंदाज में अपने असाइनमेंट को तैयार किया था, जो मनोचिकित्सक रोगियों ने मनोभाव को स्पष्ट करने में बेहद सफल रही थी। इस बार भी तुम्हारे असाइनमेंट को हमारे कॉलेज के टीम द्वारा बेहद सराहा गया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे थीसिस इतने सटीक और सफल कैसे होते हैं। तुम क्या सोच करके अपने असाइनमेंट लिखती हो? हेड इंचार्ज ने पूछा और अपना माइक उसकी तरफ बढ़ाया था। इसका ने थैंक यू कह करके बोलना शुरू किया था। मेरा एक ही उद्देश्य है, मुझे एक सफल मनोचिकित्सक बन करके समाज के उन वर्गों को संवारना है जिनकी ज़िंदगी में केवल मायूसी और हताशाओं का सन्नाटा पसरा होता है। पर कई बार वो अपनी मायूस हरकतों से सामने वाले को घोर कष्ट पहुंचा देते हैं। मुझे ऐसे ही लोगों को सही मार्ग दिखाना है और उन्हें समाज में सही स्थान पर समाजित करना। मैं अपने इसी मनोभाव को अपने असाइनमेंट में उतारती हूं और आगे भी ऐसे ही नए नए प्रयोग से थीसिस तैयार करती रहूंगी। शाबाश इसका, तुम्हारे विचार बेहद प्रशंसनीय हैं। मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ, हेड इंचार्ज ने मुस्कुरा करके कहा और सामने खड़े प्यून से ट्रॉफी ले करके उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, पिछली बार की तरह ही इस बार भी इस ट्रॉफी की हकदार तुम ही हो। थैंक यू सर, वो खुशी से ट्रॉफी ले करके बोली थी। जब वो स्टेज से उतर करके अपने प्रिंसिपल को ट्रॉफी थमाने लगी थी। सर, इस बार मेरी लेट लतीफ़ी के कारण इस ट्रॉफी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, इसे आप कॉलेज में रख दीजिए। इसका ये तुम्हारे लिखे असाइनमेंट के कारण मिला है, इसलिए इस पर पूर्ण रूप से तुम्हारा ही अधिकार है। तुम मन में कोई संशय मत रखो, पर अगली बार से तुम लेट मत होना। वो भी मुस्कुरा करके बोले थे। अंजेश जी भी हंस दिए थे। वो तीनों आपस में बातचीत करते हुए अगले इनाम के वितरण को देखने लगे थे। कुछ ही समय में सारे इनाम छात्र छात्रों के बीच बांट दिए गए थे। अब अपने घर वापसी का समय हो गया था। वो तीनों भी सबके साथ उठ करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगे थे। प्रिंसिपल को विदा करके अंजेश जी अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। अरे अंजेश, रुको, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे? अंजेश जी ने आवाज़ पर पलट करके देखा और खुशी से खड़े आदमी से लिपट गए थे। अरे सुजीत यार, तू कितने सालों बाद दिखा है। तू तो विदेश चला गया था ना, फिर यहाँ कैसे? लंबी कहानी है अंजेश, चल कहीं बैठ करके बात करते हैं। पर तू इस मेडिकल कॉलेज में क्या कर रहा है? तेरी कोई स्टूडेंट है क्या? अरे नहीं, रुक जा। वो कुछ दूरी पर खड़ी ईशा को बुलाए थे। ईशा, इनके पैर छुओ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सुजीत दत्ता हैं। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की थी, फिर ये विदेश शिफ्ट हो गया और मैं यहीं रह गया। ईशा ने उनके पैर छुए थे। अरे ये तो जेडीएन कॉलेज की ईशा सिन्हा हैं। इसके थीसिस की तो यहाँ धूम मची रहती है। ये तुम्हारी कौन है? सुजीत, ये मेरी बेटी है और एक अच्छी मनोचिकित्सक बनना इसका सपना है। अपनी पढ़ाई में ये बहुत मेहनत करती है और इसी कारण मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। वो हंस करके बोले थे। अंजेश, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे तरह बेहद मेहनती है। इसका बेटा, तुम अपने सपने को सफलतापूर्वक पूरा करो, ये मेरा आशीर्वाद है। वैसे मेरी बेटी मीरा भी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है, जेडीएन कॉलेज में ही पढ़ती है। ओ, अंजेश से कह करके इसका से बोले थे। थैंक यू अंकल, पर मैं उसे नहीं जानती, सोचते हुए इसका बोली थी। वो मीरा को ही क्या, कॉलेज में किसी को भी ठीक से नहीं जानती थी। उसकी दुनिया तो खुद और आहान तक ही सीमित थी।
तो ऐसे में मीरा को जानना उसके लिए मुश्किल ही था। मैं तुम्हारे बारे में उसे आज ही बता दूंगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। वो हंस करके बोले और फिर अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताने लगे। मैं अपनी शादी के तुरंत बाद अपनी विदेशी कंपनी के आकर्षण पोस्ट के साथ न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गया था। अपनी पसंद रेखा के साथ मेरी जिंदगी खुशी खुशी चलने लगी थी। कुछ सालों बाद मेरे 2 बच्चे हितेश और मीरा हुए थे। अब हमारा जीवन बेहद खुशहाल हो चला था। हमारे बच्चे बड़े होने लगे थे। हम हर तरह से खुशहाल थे, पर न्यूयॉर्क के खुले वातावरण में मेरे दोनों बच्चे विदेशी रंग में रंगने लगे थे। मेरे माँ पापा बहुत दिनों से इंडिया आ करके बसने को कह रहे थे, पर अब उनका दबाव बढ़ने लगा था। मैंने और रेखा ने अपने बच्चों को विदेशी रंग में से बचाने के लिए वहाँ से सब कुछ समेटा और इंडिया शिफ्ट हो गया। मैंने अपने पापा के छोटे से बिजनेस में गांव की कुछ ज़मीन बेच करके और अपना विदेशी कमाया सारा धन लगा करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया है। मेरी कड़ी मेहनत के बलबूते पर मेरा कारोबार चल पड़ा और धीरे धीरे मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर दी। अब मेरा बेटा हितेश भी बीबीए की पढ़ाई करके मेरे साथ कंपनी का सीए बना हुआ है। मेरे दोनों बच्चे अपने दादाजी के संगत में रह करके संस्कारी हो चुके हैं। अब मुझे कोई कमी नहीं है। वो तीनों एक होटल में आ गए थे और वहाँ बैठ करके बात करने लगे थे। अब तू अपने बारे में बता। अंजेश जी मुस्कुराए और चाय पीते हुए बोले, सुजीत तेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभिषेक और इसका। पापा गुजर गए हैं तो घर में माँ और पत्नी निर्मला हैं। मैं प्राइवेट बैंक में मैनेजर हूँ और अभिषेक सचिवालय में क्लर्क है। मेरी भी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। अभिषेक अपने ऑफिस कलीग निक्की को पसंद करता है, तो जल्दी ही उसकी शादी तय करने वाला हूँ। अब तो मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब अपने बेटे की शादी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है। बिल्कुल दोस्त, हमने कॉलेज लाइफ में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है, अब आगे भी हम साथ रहेंगे। तू ये मेरे घर का कार्ड रख ले और अपना पते मुझे लिखवा दे। सुजीत हंस करके बोले और अपने पॉकेट में से अपना कार्ड निकाल करके अंजेश को थमाते हुए बोले थे। फिर दोनों चाय की चुस्कियों के बीच जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगे। इसका अपने पापा को इतना खुश कम ही देखा करती थी। अपने आगे प्लेट में रखे समोसे का आनंद लेते हुए उन दोनों की अनोखी दोस्ती के सुनहरे पलों की गवाह बन बैठी। उसे भी आहान और अपनी दोस्ती पर बेहद नाज था। आहान की याद आते ही वो उसे बहुत मिस करने लगी थी। आज सुबह जब वो तैयार हो करके उसके घर उससे मिलने गई तो वो कॉलेज के लिए निकल चुका था। उसे आहान पर बेहद गुस्सा आया था। उसने तय किया था कि वो कल उसे बहुत सताएगी और उससे बात नहीं करेगी। 1 घंटे की भरपेट बातचीत के बाद वो लोग होटल से निकल करके अपने घर चल पड़े थे। आज आहान कॉलेज अकेला ही आया था। उसने आज सुबह से इसका को नहीं देखा था। उसका दिल कॉलेज में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो लंच टाइम में चाय पीने कैंटीन पहुंचा तो इसका को खिलखिलाता चेहरा नज़रों के सामने आ गया था। वो उदास हो करके आधी कप चाय पी करके उठ खड़ा हो गया। अब वो क्लास करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तेरा क्या होगा आहान, एक दिन ईसू के बिना तू कॉलेज में नहीं टिक सका, तो सोच कि जब तू कॉलेज से निकल जाएगा तब क्या करेगा। सोच में डूबा वो अपनी बाइक लेने आ रहा था। तुझे क्या लगता है कि वो तुझे मिस नहीं कर रही होगी। तुझे अपने दिल की बात ईसू को बता देनी चाहिए। आखिर कब तक तू चुप रहेगा। वो लड़की है, आगे बढ़ करके कुछ नहीं बोलने वाली है। अब ज़्यादा देर मत कर, अपने दिल की बात उसे कल ही बता दे। आहान, आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं ऑटो से अकेली नहीं जा सकती। आज रूबी भी कॉलेज नहीं आई, वरना मैं उसके साथ घर चली जाती। निशा अपना सर पकड़े बदहवास सी उसके सामने अचानक आ गई थी। आहान सोच में पड़ गया था। उसे इसका की बताई सारी बातें याद आ गई थी। रूबी की फास्ट फ्रेंड थी निशा और वो दोनों इसका का मजाक बनाते रहते थे। कॉलेज के पहले ही दिन से इसका उन दोनों से खिल्ली उड़ा करके आहान के पास खूब रोया करती थी, पर उसके समझाने पर अब इसका में काफ़ी समझ आ गई थी। वो उन दोनों की मजाक उड़ाने वाली की बात को हमेशा इग्नोर करके
चलती थी, पर आज उसकी अनुपस्थिति में निशा का हेल्प मांगना आहान को ठीक नहीं लगा था। उसे गुमसुम देख करके निशा फिर बोली थी, आप शायद मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करके ऑटो ही पकड़ लेती हूँ। आहान ने उसके बेहद थके कदमों से जाते देखा था। उसे निशा की बातों पर भरोसा हो गया कि वो सच में बीमार थी। अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वो उसके पास आ गया। आओ निशा, मैं घर छोड़ देता हूँ। वो हौले से पीछे बैठ गई थी। उसका पूरा शरीर हिल गया था। उसने अपना दायां हाथ आहान के कंधों पर रखा था। आहान को अजीब लगा था। वो उसे मना करना चाहता था, पर उसके हाथों की कपकपाहट महसूस करके चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। अपने मोबाइल को सीधा करके रूबी ने पूरा वीडियो देखा था। अब वो बेहद संतुष्ट हो गई थी। उसके सांवले से मुखड़े पर कुटिलता की मुस्कान गहरी होती चली गई थी। अब आएगा असली मज़ा। मुझे हराने का परिणाम तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा इसका। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।